अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, दिस इज़ इमरान एमफिल केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गिला कर रहे हैं कि सर आपने तकरीबन सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड्स के एमसीक्यूज़ आपने अपलोड नहीं किए। सो यस, पहली बात तो उसके लिए सॉरी। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं ना, आपको डिफरेंट वीडियोस देखने को मिल रही हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें टाइम लग जाता है। सॉलिड्स की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, और बाकी पार्ट उसके इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स का मैंने पूरा एक लेक्चर 1.5 घंटे का अपलोड कर दिया है, आप पहले वो देखें और उसके बाद आप MCQs की तरफ आएँ, फिर MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ये जो MCQs है ये मैंने कुछ नोट्स से लिए हैं। पेज जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपने हमारा काम जो है वो नॉलेज गेन करना है, खूबसूरती वगैरह को हमने नहीं देखना। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, अगर मैं आपको फ्री में वीडियोस दे रहा हूँ, देखें बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, आपको यही वीडियोस पता नहीं कितने हज़ारों में मिल रही होती है और आप फीस पे करते हो। अगर आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ तो आप सिर्फ इतना तो कर दिया करें ना कि वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब मेरी वीडियो जो है प्रमोट करेगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। एनीवेज दिस इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट, अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नंबर 1, द रेट ऑफ रिएक्शन increases as the reaction proceed, decreases as the reaction proceed, remain the same as the reaction proceed, may decrease or increase as the reaction proceed। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, मतलब जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, या सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड। देखें जैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलिजन स्टार्ट कर लेते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं, और रिएक्टेंट्स क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सो इनिशियली रेट जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो है वो स्लोली डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज़ हो रही होती है। तो आप इसको ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो जब टाइम आपके पास ज़ीरो होता है, टाइम आपके पास ज़ीरो मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज़ हो रही होती है। सो डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसके साथ रिएक्शन जो है वो रेट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन सिस्टम। अगर हम बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो सबसे पहले कैटलिस्ट है क्या चीज़, ये हमारे पास वो सब्सटेंस है जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं और वो उसका रेट जो है वो तेज़ कर देता है, जल्दी जो है तो हमारे पास रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन हमसे पूछ रहा है, इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को ही तेज़ करता है, या रिवर्स रिएक्शन को भी स्पीड अप करता है। इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड बट डिक्रीजेज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कहता है अगर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट रिएक्शन मूव कर रहा है उसको इंक्रीज करता है लेकिन बैकवर्ड को डिक्रीज करता है, या इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अगर वो लेफ्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड जाएगा डायरेक्शन में तब भी उसका रेट ज़्यादा करेगा, और अगर वो बैकवर्ड आता है तब भी उसका रेट जो है वो तेज़ करेगा। नंबर 3, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन डैश। आपको मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है के, जैसे हमारे पास रेट जो है ए हमारे पास कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लिखते हैं रेट ला, रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वलिटी लगाते हैं, उसके साथ कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। अब ये जो के है ना रेट कांस्टेंट, जिसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कोई भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो के है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नंबर 4, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज मेनली बिकॉज। अब यहाँ पे देखें दोबारा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज,
या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, या कोलिजन फ्रीक्वेंसीज इंक्रीजेस। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर से, मोर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जब इंक्रीज होगी रिएक्टेंट की तो उससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी इफेक्टिव, उतनी ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ फ्रिक्शन होगा, उतना ज़्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट्स के अंदर। नंबर 5 -dN2O5 डिवाइड बाई dt रिप्रेजेंट व्हाट। अब इसका हमसे पूछ रहा है राइट ऑप्शन क्या बनेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, या नन ऑफ दीज। सो देखें, आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास नेगेटिव साइन आ गया, जब आपके पास नेगेटिव साइन आ गया, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास इसकी क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, ये टूट रहा है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखें, आपको मैंने लेक्चर के अंदर बताया कि अगर आपके पास रिएक्टेंट ए है और वो कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो इसका हम रेट कैसे लिखते हैं। रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या इसको हम ऐसे लिखते हैं कि रेट जो है दैट इज इक्वल टू माइनस डी और इसकी N2O5, बल्कि इसकी लिखा रहे हैं ए के लिए, तो ये माइनस डी ए हो जाएगा और इसके साथ हम डी टी लिख लेते हैं। और बी के लिए हम क्या लिख लेते हैं, हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू पॉजिटिव डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब पॉजिटिव इसकी फॉर्मेशन हो रही है, बन रहा है, तो हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डी के ए जो हमारे पास कंसंट्रेशन इसमें हमारे पास डिक्रीज आ रहा है टाइम के साथ, क्योंकि कन्वर्ट हो जाता है बी के अंदर, तो इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पे भी डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब डिकम्पोजिशन। नंबर 6 द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय व्हाट। अब एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ है वो हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर के साथ, इफेक्टिव कोलिजन के साथ, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इफेक्टिव कोलिजन के साथ जो है हम एक्टिवेशन एनर्जी को प्राइमरीली डिटरमाइन या फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो MCQ दैट इज नंबर 7 सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमसे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूलरिटी, ऑप्शन नंबर डी रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज ऑफ रिएक्शन। सो मोलर कंसंट्रेशन के जब हम सम लेते हैं एक्सपोनेंट में तो हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमारे पास है ए प्लस बी, इससे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम इसका रेट ला कैसे लिखते हैं, रेट इज डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे लेट से हम 2 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, और बी के ऊपर इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 1 आ जाएगा। अब ये जो है एक्सपोनेंट, इनका अगर हम सम ले लेते हैं तो 3 बन जाएगा, तो हम कहते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सो इसलिए सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर 8 स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर व्हाट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो कि खुद ब खुद हो रहे होते हैं, सो दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि आपके पास एसिड है, आपने उसके साथ बेस जो है वो ऐड कर दिया और उससे आपके पास बन गया सॉल्ट, और उसके साथ आपके पास वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। नाउ दिस इज़ फास्ट रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। नंबर 9 इन रेट एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नेगेटिव, इट शोज डैश। अभी इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है उसको आप नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, सो नेगेटिव साइन का मतलब कि हमारे पास क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। नंबर 10 यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करते हैं सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वजह क्या है, रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये हमारे पास बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो पर सेकंड बन जाएगा। सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है 11 व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड
between 1 by t on x-axis along k and log k on y-axis, a straight line is obtained with a negative slope which has two ends n. ये हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर होते हैं? सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. मैंने जो आपको लेक्चर बताया उसके अंदर मैंने अर्हीनियस इक्वेशन बताई, ये हमारे पास है. ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 बाई टी जो है वो एक्स एक्सिस पे है और log k जो है वो हमारे पास y एक्सिस पे, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास जो लाइन है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी होती है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी आ रही होती है. सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट है. प्लीज़ मेरे लेक्चर लाजमी देखें, वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. नंबर 12, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, कि जब रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है, डिसअपियर होता है. अगर डिसअपियर होना है तो उसने किधर जाना है? रिएक्टेंट किधर जाएगा बेचारा? प्रोडक्ट के अंदर ही कन्वर्ट होगा. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, या बोथ ए एंड बी. सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखो जितना ज़्यादा ये डिसअपियर होगा, जितना ज़्यादा तेज़ ये डिसअपियर होगा उतना ज़्यादा रेट क्या होगा रिएक्शन का? फास्टर होगा. Now we have MCQ number 13 which says the rate of reaction when concentration of reactant are taken as unity is called what? So आपको मैंने जो लेक्चर है उसके अंदर ये पढ़ाया था कि अगर हमारे पास concentration of A is equal to concentration of B और ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है ना, so that is known as स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. नंबर 14, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है जी डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन में. अब ये जो हमारे पास सवाल है ये हमारे पास रट्टे वाला है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसको आप केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते. इसमें आपने करना क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड इट एक्सपेरिमेंटली. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं तो हम कहेंगे ना कि रेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रेज़्ड टू पावर 2. अब पावर इसकी क्या है? 2 है. इसका मतलब है कि इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इस तरह के सवाल आई डोंट थिंक सो कि कोई देंगे एमडी कैट में, बट स्टिल अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको रट्टा लगाना होता है, उनको याद करना होता है कौन से फर्स्ट ऑर्डर है कौन से सेकंड ऑर्डर, और जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नंबर 15, फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर हम हाफ लाइफ की बात करते हैं सो जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है इसमें हमारे पास सिंगल, क्यूब या स्क्वायर या रेज़्ड टू द पावर 4 की इक्वल होती है. सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. थर्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है दैट इज स्क्वायर 2 के बराबर होती है, क्योंकि n जो होता है ना वो हमारे पास होगा क्या? 3 - 1. ठीक है, ये हो जाएगा 3 - 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2. एक्चुअली हमारे पास जो हाफ लाइफ की इक्वेशन होती है वो हम इस तरह लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं t 1/2, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, सॉरी a पावर n - 1. अब देखें अगर हम लोगों ने हाफ लाइफ जो है वो फाइंड आउट करनी है फॉर थर्ड ऑर्डर तो हम लिखेंगे t 1/2 इज इक्वल टू k. हमारे पास क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय 1. a n की जगह पे हम लिखेंगे थर्ड, तो 3 - 1 ये हमारे पास हो जाएगा हाफ लाइफ k डिवाइड बाय a स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह आप हाफ लाइफ रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ गया. अगर हमसे पूछता है कि भाई बताएं सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? हाफ लाइफ k डिवाइड बाय a की जगह पे n की जगह पे हम सेकंड लिखेंगे, 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1. तो हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर वुड बी k a रेज़्ड टू द पावर 1, या a ही हो जाएगा. 1 लिखते हैं या नहीं लिखते इससे फ़र्क नहीं पड़ता. सो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑर्डर था? थर्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास वैल्यू जो 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगी, स्क्वायर होगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन.
Number 16, which order of reaction obeys the relation T1/2 1 divided by Ka? अब ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर ओबे कर रहा है? सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो पावर है वो कोई भी नहीं है। 2 - 1 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 हम लिखें या ना लिखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हेंस दिस इज सेकेंड ऑर्डर। Now we have 17 radiations are absorbed in dash। देखिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। सो रेडिएशंस हमारे पास इन्वॉल्व होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। किसके अंदर? स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ते हैं? हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पढ़ते हैं, हम इंफ्रारेड रेडिएशंस पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। इन सब के अंदर रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं और इन सब में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा होता है जिसके अंदर हम सारा कुछ कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कितनी रेडिएशंस जो है वो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी ट्रांसमिट कर रहा है। बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में आपको मैंने बताया। हेंस ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज द राइट वन। उसके बाद नंबर 18 एक्टिवेटेड। अच्छा, बाकी जो ऑप्टिकल रिलेशन डायलोमेट्रिक और उसके बाद रिफ्रैक्टिव मैट्रिक, ये आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज जहाँ पे शो हो रहा है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल्स के अंदर। डायलोमेट्रिक में हमारे पास जहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस हैं, ठीक है, वो है। और ऑप्टिकल रिलेशन मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है तो उसको हम लाइट की प्रेजेंस में देखते हैं कि वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और जितने एंगल के साथ रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवर रोटेटरी, क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर लीवर रोटेटरी होगा। कितने एंगल के साथ रोटेट कर रहा है उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 18 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट? प्रेशर, इनइफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन या टेम्परेचर। सो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी। ए हमारे पास रिएक्टेंट है, ये जाएगा ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो कि हाई एनर्जी स्टेट होता है। ये तब बनेगा जब हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, रिएक्टेंट आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। नंबर 19 एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट हायर देन एनर्जी प्रोडक्ट फेवर्स डैश। अब ये आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी हायर होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्टेंट ले लेते हैं और इस तरह प्रोडक्ट ले लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे पास एनर्जी बता रहा है प्रोडक्ट की जो कि लेस है, और ये हमारे पास रिएक्टेंट की बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है दरमियान में। तो अब अगर रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं दीज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। हेंस ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज द राइट वन। नंबर 20 एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स स्टेट इज कॉल्ड। अब ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स अगर ये बनाना है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ई ए जो है दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मॉलिक्यूल्स के अंदर या जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उनके अंदर वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर इफेक्टिव कोलिजन दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें से ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है? सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पे एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट कर लें और इससे आपके पास क्या बन जाए? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाए। दिस इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन। उसके बाद आयोनिक रिएक्शंस हैं जहाँ पे आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक सोडियम आयन है, इसने क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट किया, आपके पास बन गया सोडियम क्लोराइड। ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है उसकी डबल डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, एट अ टाइम। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट है उनमें डबल डिकम्पोजिशन हो जाती है। सो इनका जो रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नंबर 22 ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उससे हमारे पास होगा क्या कि अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो उस वजह से आपके पास फ़र्क क्या पड़ेगा? ग्रेटर विल बी dx डिवाइड बाई dt, dx डिवाइड बाई dt विल बी मॉडरेट, मतलब ना ज़्यादा
ग्रेटर ना ज़्यादा स्मॉलर, लेसर विल बी dx डिवाइड बाई dt, dx डिवाइड बाई dt क्या है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, dt क्या है, चेंज इन टाइम, एनी ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जितना हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा रिएक्टेंट का, उतना चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ज़्यादा होगा, मतलब उतना रेट जो है उसका ज़्यादा होगा। नंबर 23, एनीथिंग विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट। सो ये तो आपके पास, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि दिस इज नोन एज कैटलिस्ट। वो सब्सटेंस जो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हो और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, और एंड पे क्या होता है, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, और किस फॉर्म में, अनअल्टर्ड फॉर्म में, ठीक है, अनचेंज फॉर्म में अगर वो दोबारा से रीजनरेट होता है, सो दैट इज नोन एज दैट सब्सटेंस इज नोन एज कैटलिस्ट। नंबर 24, द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटलिस्ट आर कॉल्ड। अब कैटलिस्ट के साथ दूसरा ऐसा सब्सटेंस कौन सा है जो कि कैटलिस्ट की ही जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो इफेक्टिवनेस होती है उसको डिक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट का क्या काम है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, लेकिन ऐसी कौन सी सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, सो दैट इज नोन एज पॉइजनिंग कैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जब हम केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं, सो वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, सो दिस इज नोन एज पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद हमारे पास नंबर 25 है, व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन मोर देन वन फेज इट इज कॉल्ड डैश। देखें कि अगर हमारे पास कैटलिस्ट है और हमारे पास रिएक्टेंट है, इनकी फेजेस जो है एक से ज़्यादा फेज में, लाइक अगर हमारे पास कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है और रिएक्टेंट हमारे पास लेट से गैसियस स्टेट में है, तो इनकी स्टेट्स क्या है, एक से ज़्यादा है, डिफरेंट स्टेट है, सो दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और होमो कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। जहाँ पे होमोजीनियस कैटालिसिस, होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है फेज, और फेज क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे हेट्रो का मतलब डिफरेंट, जीनियस का मतलब फेज। तो अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज में होंगे दोनों, तो हमारे पास वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस होंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो हमारे पास हेट्रोजीनियस होंगे। अगर मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, तो आप इसको सीधा कर लेना। होमोजीनियस जहाँ पे सेम फेज में होंगे, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। नंबर 26, ईच कैटलिस्ट हैज डैश स्पेसिफिसिटी, इट्स ओन एक्टिवेशन एनर्जी, स्पेशल स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ दीज। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जितने भी कैटलिस्ट होते हैं उनका अपना स्ट्रक्चर होता है, अपनी उनकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और दे आर हाईली स्पेसिफिक, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैटलिस्ट आप अपनी मर्जी से किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐड कर दें। सो कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक। नंबर 27, बायो कैटलिस्ट प्रोटीन्स आर डैश। अब देखें, जब हम केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि वो स्पीड अप हो जाए, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। लेकिन अगर हम बायो में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होता है, जिनकी नेचर क्या होती है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, उनको आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज एंजाइम्स। सो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। जो काम कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर करता है उसको स्पीड अप कर देता है, वही काम एंजाइम करता है विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विद इन द लिविंग बॉडी। नंबर 28, अ कैटलिस्ट कैन नॉट इफेक्ट डैश प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, या बोथ ए एंड बी। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कैटलिस्ट जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, रिएक्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को जब कम करेगा तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। याद रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लेस होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, ये आपके पास एक एक्टिवेशन एनर्जी, एक केमिकल रिएक्शन है, उसका ग्राफ है, ये दूसरे का है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आप बताएं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। सो अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा,
स्लो होगा। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जल्दी से हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसका जो रेट होगा वो फास्ट होगा। जालिमो, इतने मज़े से बैठ के मुफ्त में वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है, ताकि यूट्यूब जो है तो वीडियो को प्रमोट भी करे, ताकि मुझे भी कोई फ़ायदा हो। एनीवेज, नंबर 29, एन एंजाइम हैज़ इट्स स्पेसिफिसिटी ड्यू टू व्हाट। अब एंजाइम आपको मैंने पहले बता दिया है कि एंजाइम जो है दे आर हाईली स्पेसिफिक, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस, और यहाँ पे हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, एंजाइम है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे सॉरी, उनके लिए एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, अलग अलग एंजाइम होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह इसका स्ट्रक्चर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है ना कि एंजाइम आता है, सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है और इससे हमारे पास क्या बनता है? ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है। ईएस कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम जो है वो रीजनरेट होता है। नंबर 30, कोएंजाइम आर डैश। जो कोएंजाइम होते हैं ये क्या बला है? सो दे आर नॉन प्रोटीनियस इन नेचर, हेंस ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज करेक्ट। नंबर 31, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज नोन एज प्रोमोटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। 32, addition of tetraethyl lead in petrol is an example of dash. Tetraethyl lead Pb और 1 2 3 4 ethyl group मतलब CH2 और CH3. Tetra means 4 time CH2 CH3 CH2 और CH3 CH2 and then CH3. Now this is known as tetraethyl lead. टेट्रा इथाइल लेड, TEL भी इसको लिखते हैं। इसको हम कहते हैं कि पेट्रोल के अंदर ऐड कर देते हैं। सो अब ये कौन सी कैटालिसिस है? सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज नेगेटिव कैटालिसिस। अब टेट्राइथाइल लेड हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऐड करते हैं ताकि जो बर्निंग है वो हो और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी प्रोडक्शन क्या हो? कम से कम हो। जितनी भी बर्निंग हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन हो। नंबर 33, व्हेन अ प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट देन इट इज़ कॉल्ड डैश। अब अगर हमारे पास ए से बन गया प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट जो है इसने एक्ट कर लिया एज अ कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन के अंदर ही प्रोडक्ट ने कैटलिस्ट एक्ट कर लिया। सो इसको आप क्या कहोगे? दिस इज़ नोन एज ऑटो कैटालिसिस, खुद ब खुद कैटलिस्ट का प्रोडक्शन। सो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑटो कैटालिसिस, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नंबर 34, एंड नेम ऑफ एंजाइम इज व्हाट। आप डिफरेंट एंजाइम पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो यूरेज, ट्रांसफरेज, पता नहीं कौन कौन से, तो एंड पे आ रहा होता है ASE। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नंबर 35, when the reaction completion is more than one step, rate of reaction will be determined by dash. अब देखो आपके पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है वन स्टेप जिनको आप क्या कहते हो? एलिमेंट्री रिएक्शन। एक होता है मल्टीपल स्टेप जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इसको आप क्या कहते हो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसका रेट कौन डिटरमाइन करेगा? उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नंबर 36, फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी यूज डैश। अच्छा, ये जो है ना, अगर आपके पास इस तरह ग्राफ आ जाता है, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह ग्राफ आ जाता है, ये और ये और ये, तो आपसे कहेगा कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज 1, दिस इज 2 स्टेप, दिस इज 3 स्टेप। तो इसमें से सबसे स्लो स्टेप कौन सा होगा? तो आपने इसमें से बताना होगा कि सबसे स्लो स्टेप कौन सा होगा। तो स्लो स्टेप यही है ना कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी यूज डैश। अगर हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सो वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेथड, डायलमेट्रिक मेथड। ये सारे के सारे हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए हम लोग हाफ लाइफ मेथड यूज़ करते हैं। नंबर 37, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस
देन फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर डैश। अब अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वो कौन से रिएक्शंस होंगे जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन की कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नंबर 38, अच्छा ये जो MCQ 37 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ स्लोप इन अरहीनियस प्लॉट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज डैश। अब अगर हम स्लोप की बात करते हैं सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास के है और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ यूँ होता है, आई थिंक सो, के इज इक्वल टू 2.303 एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट, मुझे रिमेंबर नहीं है। सो यस, हम यहाँ से इसको कन्फर्म, सो स्टूडेंट इसको हम यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू -EA डिवाइड बाई 2.303 R। दिस इक्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस स्लोप मल्टीप्लाई बाई 2.303 R। यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जाउल पर मोल। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्मॉलर इज द K वैल्यू, हेंस स्मॉलर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 39, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत लिखी हुई है। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट, एग्जैक्टली स्मॉल अमाउंट में हम यूज़ कर सकते हैं। हाईली स्पेसिफिक होता है और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। सो दीज आर करेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, इट इफेक्ट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, बिल्कुल भी नहीं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को सिर्फ एक ही फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें से हम लोगों ने बताना है कि थर्ड ऑर्डर कौन से वाला है। सो ये रट्टे वाला काम है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। व्हेन आयरन क्लोराइड रिएक्ट विद पोटाशियम आयोडाइड इट फॉर्म आयरन आयोडाइड, 6 moles of potassium chloride and iodine molecule. This is an example of third order reaction. So student, these were the 40 MCQs rather फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना उसके अंदर हम मज़ीद केमिकल काइनेटिक्स, एक और मेरे पास एकेडमीज़ हैं उनकी बुक्स हैं, वहाँ से मैं आपके साथ उसको शेयर कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।